हेलो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आप सभी बच्चे क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन की शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहले हुआ है आपका आईटी का पेपर। आईटी के पेपर में डेफिनेटली आपका वो 1 घंटे का ही पेपर था। वो आपने काफ़ी कंफर्टेबली किया और पेपर भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था, ऐसा कोई डिफिकल्टी लेवल हायर नहीं था। लेकिन उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेपर अभी अभी हुआ है सोशल साइंस का, मैं जानता हूं इसमें आपने सबसे ज़्यादा अराउंड 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। आने वाला पेपर आपका साइंस का है और उसके बाद डेफिनेटली आपको देना है सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का पेपर। अगर मैं बात करूं सीबीएसई के इस पैटर्न टर्म 1 की, तो जहां एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू में केवल मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस को एक रफ पेज पे सॉल्व करना पड़ता है। और मैं जानता हूं अच्छे से कि जितने कंफर्टेबल आप बाकी सब्जेक्ट्स में रहते हैं, जैसे साइंस हुआ, हिंदी हुआ, सोशल हुआ, इंग्लिश हुआ, जिनमें आपको केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को लर्न करके, याद करके आंसर्स पर टिक मार्क लगाना होता है। इसीलिए इन सभी सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एज कंपेयर टू मैथ्स ज्यादा है। और बाकी सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स है पर क्वेश्चन वो 0.75 या 0.77 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कैलकुलेट होता है। रादर मैथ्स में हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। ऐसे में जरूरत है आपको हर क्वेश्चन को क्विकली करने की। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथमेटिक्स के हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी ट्रिक्स की, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों की। अगर ये आप अपने पॉकेट में रख के जाओगे तो आपको डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फायदा वहां पर होगा। जहां बाकी बच्चे क्वेश्चंस में अटक रहे होंगे या स्पीड उनकी कम हो गई होगी, क्वेश्चंस देखकर घबरा जाते कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे करेंगे, आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत हेल्प मिलने वाली है। और मैं जानता हूं ज्योमेट्री जैसा सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर जिसमें आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैं उसमें भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो आप प्लीज पेपर पेन लेकर बैठिए, क्योंकि एक एक बात अगर आप नोट करते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं इन ट्रिक्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर इमीडिएटली डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर, यानी देखते हैं हमारे पास पहला ट्रिक कौन से चैप्टर से है। If you are in class 10 and aspiring for IIT JEE, then leave everything and just watch this video, Eye Opener for IIT JEE, and you will understand why I am saying this. Just go and watch Eye Opener for IIT JEE. फर्स्ट हमने लिया पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में डेफिनेटली आपको अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा, और क्यूबिक में 3 होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा के रिलेशंस तो नो डाउट वो 3 आपके पास है, लेकिन ये जो अल्फा बीटा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं उसमें आपके पास 2 रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय। अब ये अल्फा माइनस बीटा को मैं क्यों यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा जहाँ माइनस बी बाय ए होता है, इस पर बेस क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं। आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिए जाते हैं जिनमें इन दोनों ही स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है। अब अल्फा माइनस बीटा, मुझे जहां तक पता है कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए है तो अल्फा माइनस बीटा को प्लस बी बाय ए कर देते, उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन वो ऐसा नहीं है। बेसिकली वो कैसे आया अगर मैं आपको ये बात कहूं, तो अगर आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करते तो क्या मिलता आपको मिलता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। और ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है ना। और ये माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज। अब आप देखिए खुद कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। और क्योंकि हमने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिया है तो हमें स्क्वायर रूट लगाना होगा। ये जो बेसिकली अल्फा माइनस बीटा है, ये कहां कहां काम आएगा आप देखिए। कई ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अल्फा बेसिकली, जैसे मैं आपको बताऊं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब इसका अगर आपने फैक्टराइजेशन करा तो आपको a माइनस बी एंड अल्फा माइनस बीटा देन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर करके स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला आपने क्लास 9th में देखा होगा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको वहां पर लगेगी। अगर आपको अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 पूछ लिया, तो जिसको आप फर्दर फैक्टराइज करोगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का रीफैक्टराइजेशन होगा, जो कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा होगा। फिर देखिए आपका अल्फा माइनस बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सैकड़ों पैरामेट्रिक फॉर्म्स अल्फा और बीटा में,
जिनको आप इन 3 फॉर्मूले से इजीली डिराइव कर सकते हो। 3 फॉर्मूले कौन से फिर कहूंगा, एक अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाय ए है, एक अल्फा इंटू बीटा जो सी बाय ए है, और एक अल्फा माइनस बीटा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसकी मदद से आप पैरामेट्रिक फॉर्म्स जो कि अल्फा और बीटा में होते हैं उन्हें इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनेशन में आने ही वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉलिनोमियल का एक इंपॉर्टेंट ट्रिक। सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसे अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये एक पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोला का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ऐसा होता है। ओके, और ये इस तरह का जो पैराबोला है वो जनरलाइज इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल होता है इसका ग्राफ अगर आप देखें तो या तो ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए पे। अगर ए ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और आपसे पूछा जाए कि इसका पैराबोला का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप देखोगे कि वो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब वो अपवर्ड होगा। और अगर मैं यहाँ पर -2 लगा देता हूँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा, तो वो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हालांकि ये क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो एनटीएससी में भी और आपकी कई रेफरेंस बुक्स में इसके बारे में बताया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो मिलने वाला पैराबोला वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ये ए पर डिपेंड करता है। ये अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट देखिए, पॉलिनोमियल में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि पैराबोला जो होता है बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इस शेप में एक टर्निंग पॉइंट होता है। इस टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो कि -b/2a और -d/4a होता है। और d दैट मींस इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि रिसेंटली एक ऐसे ही सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन था कि एक बच्चे ने बॉल को ओरिजिन जैसे ऐसा फेंका और वो डाउनवर्ड आई। ठीक है, और क्वेश्चन ये था कि बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या अगर वो ट्रैक एक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसका ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक है। अब अगर हाईएस्ट पॉइंट निकालना है तो आपके पास टर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि नहीं। अब आप देखिए, आपके पास ए बी सी की वैल्यू होगी, ए 3 हो गया, बी 4 हो गया और सी 7 हो गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लीजिए अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो आपके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोऑर्डिनेट जो आया वो आया 3,6 फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या कि उसकी हाईएस्ट जो है, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो डेफिनेटली वो कितना होगा 6, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 है और ये हाइट 6। तो जब तक आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे टर्निंग पॉइंट के, तो आप उस पैराबोला की हाइट कैसे बताओगे। ठीक है, तो ये एक चैलेंजिंग, एक हायर ऑर्डर थिंकिंग का एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास पैराबोला के टर्निंग पॉइंट्स हो। अगेन मैं कहूंगा -b/2a, -d/4a, वेयर a b c आर द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x। जैसे इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी 4, c की वैल्यू कितनी 7। क्यों ऐसा, क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। क्लियर, तो पैराबोला में और पॉलिनोमियल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए एक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जानता हूं कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना एग्जाम में आ सकता है। सॉल्व करने के पहले अगर मैं आपको छोटी सी बात ही बताऊं, खास स्ट्रक्चर ये है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जो दे रहा हूं उसके हिसाब से, जैसे मैंने बोला 213x, ओके, 417y इक्वल टू 1086, फिर मैंने लिखा 417x प्लस 213y इक्वल टू मैंने लिखा 9249। अब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े कोफिशिएंट्स को अगर आप अपने नॉर्मल मेथड से करने जाओगे, जो कि एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो कितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखना, अगर ये इंटरचेंज हुए हैं कोफिशिएंट्स तो आपको क्या करना है,
जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फॉर सिंपल फॉर्म्स। उन्हें जब आपस में आप ऐड करेंगे तो दोनों का ही सम इक्वल आएगा, और जब इक्वेशन को इक्वल कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो वो सिंपल x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग की इक्वेशन बनेगी। क्लियर? और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग की इक्वेशन बनेगी। अब इतनी बड़ी इक्वेशन जो है वो छोटे इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग एंड x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सिंपली ऐड भी करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू क्विकली आ जाएगी। तो जैसे ही आपको इक्वेशन सॉल्व करने को बोला जाए, प्लीज उन इक्वेशन को स्टडी करिए, देखिए कहीं इंटरचेंज कोफिशिएंट्स तो नहीं है, क्योंकि अगर कोफिशिएंट्स बड़े बड़े हैं तो डेफिनेटली वो इस ट्रिक पर बेस्ड होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं लिनियर इक्वेशन की बात करूं तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है लिनियर इक्वेशन सॉल्व करके बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशंस, बिलीव मी नेवर सॉल्व द इक्वेशन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपके पास चार ऑप्शंस है, बशर्ते उसमें नन ऑफ दीज अगर नहीं हो और चार ऑप्शन आपके पास वैल्यूज दे रहे हो तो आप क्विकली बिना बेसिकली कैलकुलेशन करे अगर ओरली भी उसमें रखोगे वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा कौन से कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इससे आपका समय भी बचेगा, अननेसेसरी आप सॉल्व करने जाओगे। स्पेशल मैं कहूँगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, अब आपको 2 डिजिट की वर्ड प्रॉब्लम दी जाए, आपको एज की प्रॉब्लम दी जाए, आपको फ्रैक्शन की प्रॉब्लम दी जाए, तो क्या आप वहां पर इक्वेशन बनाओगे? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। जैसा क्वेश्चन दिया है उसके बेसिस पर आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन उसे सेटिस्फाई करता है, आप बिंदास उन ऑप्शन से ही आंसर टिक मार्क लगा सकते हैं। बिल्कुल भी सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपका जबरदस्त टाइम वेस्ट होगा और डेफिनेटली फिर आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा और आप पीछे रह जाओगे। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं लिनियर इक्वेशन के, जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती है बच्चों, इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, जो चार ऑप्शंस दिए हैं उन पे नजर रखिए और उन्हीं के थ्रू आप आंसर्स को जज कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर चैप्टर में सिलेबस को काफी हद तक कम किया गया है। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके ऊपर बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें जिसमें आप ये पढ़ते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की खास बात क्या होती है कि ये डिवाइजर से छोटा होता है ना, और जीरो के इक्वल हो सकता है, मतलब जीरो से लेकर डिवाइजर से छोटे तक, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, एक वो फैक्टर तो है। दूसरा यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. मतलब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करा जा सके। इसके बेसिस पर ये P अपॉन Q, इस फ्रैक्शन का आप जजमेंट करते हो कि अगर P अपॉन Q को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो टर्मिनेट होगा या नहीं। तो इसके कंडीशन आपने ये पढ़ी होगी कि Q के प्राइम फैक्टर्स अगर आप देखें, अगर ये प्राइम फैक्टर्स केवल 2 या केवल 5 या 2 and 5, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आया तो डेफिनेटली वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी रिपीटिंग होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये पूछी जाती है कि चलिए अगर ये टर्मिनेट ही होने वाला है तो कितने प्लेसेस बाद, है ना इंपॉर्टेंट बात कि टर्मिनेट हो गया तो चलो समझ में आ गया, लेकिन कितने प्लेसेस बाद, तो क्या आप प्रैक्टिकली डिवाइड करके देखोगे? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि Q के फैक्टर्स करने हैं, डेफिनेटली वो 2 और 5 में होंगे। अब 2 की पावर m और 5 की पावर n है, तो सिंपल सी बात क्या है, m और n को ध्यान से देखिए कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर m की वैल्यू ज्यादा है तो m प्लेसेस बाद, अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो n प्लेसेस बाद, और अगर m और n इक्वल है तो फिर कोई बात ही नहीं है, दोनों को आप इजीली बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है,
क्यू के फैक्टर्स 2 और 5 आ रहे हैं क्या? कई बार मैंने ये देखा है बच्चे गलतियां क्या करते हैं, जैसे एक बार आया कि 15 अपॉन, ठीक है, 15 अपॉन 39, ये कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा? अब स्टूडेंट्स ने क्या करा कि 39 के फैक्टर्स देखे तो उसमें 3 आ रहा था, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है क्या? क्या हम 15 को 3 से अगर काटते तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 लाइक दिस होता क्या? ठीक है ना? तो बिना बेसिकली लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करे बिल्कुल भी आप जजमेंट मत दीजिए। देखिए P अपॉन Q का लोवेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर हमें नहीं चाहिए वो ऑलरेडी कैंसल हो जाएगा और पता चला बाकी जो बचे उनका फैक्टराइजेशन करके देखा तो वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहे। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना, बिना कन्वर्ट करे आप आगे मत बढ़ना। तो टर्मिनेट कितने प्लेसेस बाद होगा ये देखने के लिए क्या करना है, Q के फैक्टर्स 2 और 5 चेक करना है, जिसकी पावर ज्यादा होगी उतने प्लेसेस बाद, ठीक है। चलिए सिमिलर ट्रायंगल पे बात आती है। नो डाउट सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर बेसिकली जो है वो आपके लिए थोड़ा सा टीडियस साबित होता है क्योंकि ज्योमेट्री है। इसमें आपके पास 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, एरिया थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। अब ये तो डिक्लेयर्ड थ्योरम है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स है जिनको एज अ थ्योरम भी अगर हम माने तो ये हमेशा अपने काम आएंगे। जैसे पहली बात, अगर कोई ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड है, एंगल 90 डिग्री है, आपने उसी एंगल भी जो कि 90 डिग्री है वहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है अपोजिट, तो होता क्या है कि ट्राइंगल एबीसी खुद एक राइट ट्राइंगल है और बीडीसी और बीडीए दो छोटे राइट ट्राइंगल है। ये दोनों ही छोटे राइट ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे 90 डिग्री एज वेल एज एक एक एंगल दोनों में बड़े ट्राइंगल के हिसाब से कॉमन है। अब अगर ये दोनों ही ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है तो एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे और इनकी सिमिलरिटी को करती है कि अगर हम इनकी साइड रेशियो में ले, तब अगर आप देखेंगे कि मैंने अगर लिखा कि ट्राइंगल ए डी बी, अब ए डी बी देखना सिमिलर होगा बी डी सी को। ये जो एंगल ए है ये बेसिकली इसके बराबर होता है और ये जो एंगल है वो इसके बराबर होता है। अब आप जब रेशियो लेंगे तो देखेंगे आप बी डी अगर ये दोनों है तो यहाँ पर डी सी है, अपॉन में देखेंगे आप, और अगर हम ए डी लेते हैं यहाँ पर तो अपॉन में बी डी आएगा। मतलब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी आएगा। इसका मतलब क्या, ये कहाँ काम कि अगर आपको एक राइट ट्रायंगल दिया जाए और कहा जाए कि उसमें AD की वैल्यू 3 है ना, देखिए AD की वैल्यू यहाँ पर 3 है और BD की वैल्यू सपोज 6 है, तो बताइए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P की वैल्यू क्या? तो क्या करना होगा, सीधा फॉर्मूला है, आप लिखेंगे P स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 6, इसका मतलब P स्क्वायर इक्वल टू 18 एंड देन P इक्वल टू रूट 18, दैट्स ऑल। इतने इजीली आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पॉकेट में छोटा सा फॉर्मूला नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या करोगे, क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे जिसके पास आपके पास दो साइड्स ही नहीं है? क्या आप यहाँ पर एरिया थ्योरम यूज करोगे? क्या यहाँ पर आप बीपीटी यूज करोगे? बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा रिलेशन आप याद रखिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। सिमिलर ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट बात एक और देखिए, AB से अगर कोई भी ट्रायंगल हो, इस एंगल ए का अगर आपने बाइसेक्टर बनाया, यकीन मानिए ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरम है जो कि आपकी ऑप्शन एक्सरसाइज में दी हुई है। इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास ABC हो और आपने एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया हो तो वो बाइसेक्टर जाके अपोजिट साइड को D पॉइंट पे कट करेगा। तो थ्योरम कहती है कि उस एंगल को बनाने वाली जो साइड से AB एंड AC उनमें जो रेशियो है वही रेशियो BD/DC होगा। एक बात आप ध्यान रखिए, एंगल ए का बाइसेक्टर बना है तो एंगल ए को AB और AC दो साइड्स बना रहे, तो अगर आपने AB अपॉन AC लिया तो आपको BD/DC लेना है, और अगर आपने AC अपॉन AC लिया तो CD/BD लेना है। अब मान लीजिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा आया कि एक ट्रायंगल PQR है, एंगल P का बाइसेक्टर बनाया तो PS पर जाके कट किया और PQ और QR का वैल्यू दे दी है ना, और मान लीजिए QS की वैल्यू दे दी और SR की वैल्यू पूछ ली। अब 4 कंपोनेंट्स है, चारों में से अगर आपको 3 कंपोनेंट दे दिए जाए और चौथा पूछ लिया तो आपके पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट है और आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या आप इसे यूज नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी एंगल बाइसेक्टर बनेगा तो जिस एंगल से बाइसेक्टर बनाया है उस एंगल को बनाने वाले साइड्स में वही रेशियो होगा जो रेशियो सामने वाले साइड के दो पार्ट्स में होगा।
तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखना। अगला एक और कॉन्सेप्ट देखिए आप, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लास 9 की एक थ्योरम आपको याद होगी, आपने 9th में बार बार ये प्रूव करा होगा कि दुनिया के किसी भी राइट ट्रायंगल के अगर मिड पॉइंट की बात करें तो वो मिड पॉइंट तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर मैं मार्किंग्स लगा देता हूं कि अगर ये पॉइंट बेसिकली अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये देखिए मिड पॉइंट डी, तो डी का जो डिस्टेंस है, मतलब डी का डिस्टेंस जितना ए से है उतना ही डी का डिस्टेंस सी से है और उतना ही डी का डिस्टेंस बी से। अब यहां पर मैं इसका क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक और खास प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल में किसी साइड का मिड पॉइंट तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जिसका यूज आपको कई क्वेश्चंस को प्रूव करने में मदद करेगा, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो 9th में पढ़ी गई कुछ थ्योरम्स का यूज आपको 10th में भी करना होगा, यकीन मानिए उनको भूलिए मत, चाहे वो मिड पॉइंट थ्योरम क्यों नहीं हो, आपको उसका यूज तो यहाँ पर 10th में करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर सिमिलर ट्रायंगल में बात करूं मैं, तो प्रॉपर्टी देखिए आप, एंगल बी अगर एक्यूट है तो एंगल अपोजिट साइड, दैट मीन्स एसी, एसी का अगर आपने स्क्वायर करा तो एंगल बी को बनाने वाली साइड जो है ए बी और बी सी, उसके स्क्वायर का सम माइनस 2 टाइम्स ऑफ द साइड बी सी इंटू बी डी, वेर बी डी इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ एंगल बी फ्रॉम द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। अब ये जो थ्योरम है इसे एक्यूट एंगल थ्योरम बोलते हैं। एक्यूट एंगल थ्योरम का यूज आपको डेफिनेटली करने को मिलेगा, क्योंकि हर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये थ्योरम आपको वहां पर अप्लाई करते आएगी। अगर इनमें से कुछ कंपोनेंट हम गायब कर दे, यानी अननोन कर दे, कुछ नोन कर दे, तो हो सकता है आपको थर्ड कंपोनेंट पूछ लिया जाए। ये तो आपको एग्जाम में यूज करना पड़ेगी। ठीक ऐसे ही अगर आप देखें तो ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम भी है। ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम ये कहती है कि अगर एंगल भी ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज के सामने वाली साइड कौन सी हुई, अगेन एसी हुई, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू उस ऑब्ट्यूज को बनाने वाली साइड से ए बी और बी सी का स्क्वायर है ना, उनका एडिशन प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी बी डी। एक्यूट और ऑब्ट्यूज में हल्का सा ये अंतर है कि एक्यूट एंगल थ्योरम में आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी बी डी आता है और यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी बी डी। ये एक्यूट एंगल थ्योरम, ये ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम आपके एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको दिखेगी। और 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको इन दोनों थ्योरम का यूज करके 5th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है दैट इज अपोलोनियस थ्योरम, उस पर भी आप ध्यान रखिए, वो मीडियन को लेकर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसमें काम आती है। तो ये लेकिन अपोलोनियस पर हालांकि क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों थ्योरम्स के बारे में वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन कंपोनेंट बनाकर दे सकती है। अगर आपने अब तक इसे नहीं पढ़ा तो आज इस वीडियो के थ्रू आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, इसके प्रूफ के टेंशन में मत पड़िए, बस इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास आ गया। सेकंड, कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, अब एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए 90 है और एम और एल वो मीडियंस, मिड पॉइंट्स है, दैट मीन्स सीएम और बीएल मीडियंस बनाए गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखिए कि उन मीडियंस के स्क्वायर का सम अगर हम करें तो उसका 4 टाइम्स करने से 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर, दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल BAC. It's a beautiful relation of two medians with the hypotenuse of the right triangle. मतलब आपने अगर राइट एंगल ट्राइंगल लिया है ऑलरेडी और उसमें अगर आपने मीडियंस बनाए हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल से, तो उनके स्क्वायर के सम का 4 टाइम्स करने से आपको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का 5 टाइम्स मिलेगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है और इस पर सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मतलब यूं समझिए कि आपको ऊपर वाले इंफॉर्मेशन दे दी जाए और पूछे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ये रिजल्ट किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा। अब आपको पता होगा तो अच्छी बात है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर आप एनसीईआरटी बुक ध्यान से देखें तो उसके एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा जहां पर एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और डी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी विच इज बेसिकली डिवाइडिंग बीसी इनटू
पार्ट 3 पार्ट, जैसे तो दिया होगा BD इज 3 टाइम्स ऑफ CD, वहां पर आपको ये प्रूव करना है 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। आप एनसीईआरटी में ढूंढिए 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलर ट्रायंगल की अगर हम बात करें, आप इन रिजल्ट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिजल्ट्स डायरेक्टली एग्जामिनेशन में एज ए इंफॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं। अब अगर आपको याद होंगे तो आप तुरंत टिक लगाओगे, याद नहीं होंगे तो क्या करोगे, आप प्रूव करने के पीछे पड़ोगे। और क्या 4 ऑप्शन जो आपको दिए वो चारों प्रूव करके देख सकते हो, क्या आप नहीं देख सकते हो। ऐसे में एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको ये बताता हूँ। क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसके मेजरमेंट आपके पास हो 3, 4, 5, ठीक है। अब उनके मिड पॉइंट्स ले सकते हो तो उनके आपको हाफ ही पता होंगे। ये डायरेक्ट वैल्यू अगर कंपोनेंट में रख के देख ली तो जिसको सेटिस्फाई करेंगे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वही सही होगा। ये एक आखिरी तरीका है, प्रूव भी नहीं करना है। फिर भी पहला तरीका क्या है, यू शुड नो द रिजल्ट। दूसरा, अगर रिजल्ट नहीं याद है, 4 ऑप्शन दिख रहे तो अपने आप से एक मन से ट्रायंगल बनाओ, कुछ मेजरमेंट ले लो और उन वैल्यूज को उन ऑप्शंस में रख के देख लो कि कौन सा ट्रू हो रहा है, उस पर टिक मार्क लगा दो, ठीक है। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास 3 तरह के फॉर्मूले हैं। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला और एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला वैसे तो सिलेबस में इस साल रिड्यूस करा गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं 3 पॉइंट्स की ABC और इनको अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा लेंथी साबित होता है ना। आप 3 बार डिस्टेंस निकालते हो और 2 डिस्टेंस का सम अगर थर्ड के बराबर आया तो आप कोलिनियर कहते हो। सेक्शन फॉर्मूले में आप K:1 रेशियो लेके चलते हो, है ना, कि अगर हम रेशियो K:1 ले ले और अगर K की वैल्यू प्रॉपर आ गई, पॉजिटिव आ गई प्रॉपर, तो फिर वो डेफिनेटली तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन इतना समय आपके पास वहां होगा नहीं, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं जिसे कहते हैं स्लोप फॉर्मूला। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इजंट इट। वहां से ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला निकल कर आता है कि जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, है ना, अगर आपने 2 पॉइंट्स को प्लॉट किया, है ना, और अगर उन दोनों के थ्रू आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो वहां से जो टेन थीटा की वैल्यू आती है वो आती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, आप जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकालते हैं तो वो आता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। इन दोनों का स्लोप निकालते हैं तो वही y3 - y2 अपॉन x3 - x2, और अगर इन दोनों का स्लोप निकाला तो y3 - y1 अपॉन x3 - x1। मतलब ऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड एब्सिसा का सब्ट्रैक्शन करना है। अगर ये कंपोनेंट्स तीनों इक्वल आ गए, जो कि ओरली करे जा सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन से, है ना, 2 कंपोनेंट्स है जैसे मैंने कहा 2,3 और 6,9 है, तो क्या करेंगे, स्लोप चेक करने के लिए जो y की वैल्यूज है उनको माइनस करके डिवाइड कर दीजिए जो x की वैल्यू का सब्ट्रैक्शन है, बस ये आ गया स्लोप। अगर ये स्लोप इक्वल है, ये तभी संभव है जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। हालांकि स्लोप इक्वल होने का एक मीनिंग और ये भी होता है कि 2 लाइंस पैरेलल है, पर यहां पर क्या हो रहा है, हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। अब 3 पॉइंट्स में अगर एक पॉइंट कॉमन है, जैसे मैंने ABC बोला, तो AB और BC, B पॉइंट कॉमन हुआ ना, अगर ये तीनों कंटिन्यूअस है, एक ही लाइन पे आते तभी तो स्लोप इक्वल होगा। तो ये स्लोप का जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये बड़ा ट्रिकी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इससे इजीली आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके काम आएगी। इंपॉर्टेंट ट्रिक दूसरी ये है कि अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, आपको अच्छे से पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें मीडियंस, एल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर, ये सब एक ही होते हैं। अब मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे सेंट्रोइड कहते हैं, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट से x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। लेकिन याद रखिए, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर ये सब एक ही होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, अ ट्रायंगल, अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग दिस 3 वर्टाइसेस, है ना, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर। अब आप सोचोगे ऑर्थोसेंटर तो हमको पता ही नहीं, कैसे निकालते। अरे ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल, तो ऑर्थोसेंटर कौन होगा, जो सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड कौन है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, है ना। जो 3 पॉइंट्स आपको दिए उससे आप सेंट्रोइड निकाल सकते हो। तो इस सेंट्रोइड पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि ये सेंट्रोइड है G और आपको 3 पॉइंट जो दिए जाते हैं उसमें एक कंपोनेंट आपको अननोन कर दे, तो भी आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें आपको
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज एग्जामिनेशन में मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, थर्ड, आपने पढ़ा होगा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। मतलब जब किसी लाइन सेगमेंट की हम बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट में हम जो भी पॉइंट लेते हैं वो उनकी जॉइनिंग के बीच में कहीं होता है ना। लेकिन अगर ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं और सी पॉइंट कहीं यहां है, अब इस सी पॉइंट में आप देखेंगे कि इसकी जॉइनिंग जो आपने करी तो ये एक आपको एक्सटेंड करना पड़ा, तो टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस m है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस n है। तो ये है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। जैसे इम्प्रॉपर रेशियो की बात करें, देखिए 2/3 एक प्रॉपर रेशियो है, लेकिन 7/2 करा तो क्या होगा 3.5। तो माइनस लगाकर आप फॉर्मूला जनरेट कर लीजिए। बिलीव मी, वैसे तो ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोलिनियरिटी के लिए आपके पास एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला होना ही चाहिए, ताकि आप अपने करे गए क्वेश्चन को एक एडिशनल मेथड से सॉल्व कर सको या वेरीफाई कर सको। ठीक है, तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले में आपने प्लस देखा होगा, है ना, mx2 + nx1/m + n। एक्सटर्नल में बस वहां पर माइनस लगा दीजिए। मतलब अगर लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करा जाए तो बाहर जो पॉइंट आएगा उसका अगर आपको कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं तो वो आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में नो डाउट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे के पूरे फंक्शन है, आपको याद भी हो गए होंगे कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इनका रेशियो क्या क्या होता है, P/H होता है, B/H होता है, P/B होता है। इसके अलावा आपके पास इनकी 3 आइडेंटिटी है ना, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ओके, अब इनमें 2 आइडेंटिटी जो है वो माइनस वाली होती है। कौन सी? जैसे cosec² - cot² = 1 एंड sec² - tan² = 1। ये जो माइनस वाले आइडेंटिटी है ना, इनसे 2 फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस है। एक कि कोसेक प्लस कॉट अगर आपको कुछ p दिया हो और कोसेक माइनस कॉट पूछा हो, बिलीव मी वो सीधे रेसिप्रोकल होता है 1/p। या उल्टा समझिए कि कोसेक माइनस कॉट की वैल्यू जैसे आपको 7 दी है तो कोसेक प्लस कॉट की वैल्यू क्या होगी 1/7, रेसिप्रोकल। ठीक वैसा ही सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p होता है। ये केवल उनके लिए पॉसिबल है जो आइडेंटिटी माइनस में होती है। जैसे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को आप फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं, कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट। आप खुद ही देखिए कि कोसेक माइनस कॉट इज ऑलवेज 1 कोसेक प्लस कॉट, इजंट इट। इसी तरह सेक थीटा माइनस टेन थीटा = 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। थर्ड, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, आपने sin² + cos² थीटा = 1 पढ़ा होगा, लेकिन cos² थीटा माइनस sin² थीटा की वैल्यू cos2 थीटा होती है। ये एक मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है जो क्लास 11th में होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 10th में इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए टीचर ने पूछ लिया कि cos² 30 डिग्री माइनस sin² 30 डिग्री की वैल्यू क्या। अब मेरे जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्मूला, जिनको नहीं पता होगा, वो क्या करेंगे, cos 30 और sin 30 की वैल्यू लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। और स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे कि क्योंकि आइडेंटिटी मालूम है तो ये थीटा की वैल्यू 30 है तो cos2 थीटा मतलब cos 60, इजीली आ जाएगा आंसर आपके पास, हाँ या ना, है ना। तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा की आइडेंटिटी = cos2 थीटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। जहां आपको ये माइनस में दिखे तो टेंशन मत लेना, उसको आप सीधे cos2 थीटा में यूज कर सकते हो, स्पेशली वहां पर जहां पर आपके पास 30, 45, 60, 90 डिग्री के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिकी फॉर्मूलेज आपके पास होना ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए आप कि अगर राइट ट्रायंगल बनाया जाए ABC, है ना, वो अगर राइट एंगल है A पर फॉर एग्जांपल और एक एंगल उसका 60 है, तो ये 60 डिग्री के कारण होता है कि दूसरा एंगल जो है C वो 30 बनेगा। इसके कारण ट्रिग्नोमेट्री की अगर मदद करे, यहां से हमें पता कि ये जो साइड BC है जो कि हाइपोटेन्यूस है, दैट विल ऑलवेज रिमेन डबल ऑफ AB। याद रहेगा कि 30 डिग्री के सामने जो कि AB है उसका डबल अगर हम करेंगे तो आपको BC मिलेगा। ये एक छोटी सी बात है, क्लास 9th में अगर आपने इसे प्रूव करा होगा तो आपको याद होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 है और बाकी दो एक्यूट एक दूसरे के हिसाब से डबल है तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करी जा सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री ये इंपॉर्टेंट ट्रिकी छोटी सी बात आप याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी।
इस चैप्टर को आप डेफिनेटली बहुत इजी समझते हो, है भी नो डाउट, क्योंकि क्लास 10 के लेवल में है ही क्या, फेवरेबल अपॉन टोटल। लेकिन उसमें भी छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज 1 माइनस हैपनिंग। जैसे 30% बच्चे पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 70%। कैसे पता चला, आपने 100 में से माइनस कर दिया। तो एक तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा, जब भी कोई प्रोबेबिलिटी m अपॉन n दी जाती है, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबिलिटी। अब एक दिया 2/3, एक दिया 2/7, एक दिया 7/4, एक दिया 1/4, तो क्या होगा? आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो न्यूमरेटर में दिया है वैल्यू वो कभी डिनोमिनेटर से बड़ी नहीं हो सकती। फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम से ज्यादा नहीं हो सकते। तो कितना फंडामेंटल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आपको यह भी पता है कि नहीं कि रेशियो जो लिए गए हैं वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते, है ना। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की बात करें तो ये 0 और 1 के बीच में होती है। मैक्सिमम 1 मतलब 100%, जिसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, और 0 मतलब इम्पॉसिबल। अब अगर मैं ये पूछूं इनमें से कौन सा रेशियो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लीजिए। अगर वो 1 से ज्यादा आएगा मतलब डेफिनेटली वो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां फेवरेबल टोटल से ज्यादा हो गए। प्रोबेबिलिटी में छोटा सा एक और बात ध्यान रखें कि जब हम दो डायस टॉस करते हैं, डायस मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है ना, अगर आप इसे टॉस करते हो तो आपको 6 आउटकम मिलते हैं। लेकिन अगर दो डायस आपने फेंके तो आपको पेयर्स मिलती हैं। अरे किसी पे 1, किसी पे 2, इस पे 3, उस पे 4। उसमें डबलेट्स की बात करें तो डबलेट्स कौन कौन होते हैं? सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 डबलेट्स होते। टोटल आउटकम 36 होते। आपको इन दो डायस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, जो कि थोड़ा सा अलग है। चाहे वो डबलेट्स के बारे में पूछे, चाहे वो ऐसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सम इवन, मतलब दोनों पे जो रिजल्ट्स आएंगे उनका सम इवन आएगा। तो 36 जो आपके पास आउटपुट आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, उनका एडिशन आप देख लीजिए कि सम किस में इवन आ रहा है और कितने में ऑड आ रहा है ना। तो आपको 36 आउटकम का फायदा मिलने वाला है। सेकंड थिंग, जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डेज की, आपको अच्छे से पता है कि पूरे साल में 52 वीक्स पूरे होते हैं, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 52 टाइम्स आएंगे। अब अगर एक एक्स्ट्रा मंडे लाना है, 53 मंडे लाना है, तो इसका मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, है ना, 29 फरवरी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर की, तो नॉन लीप ईयर में आपके पास वो जो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा वो 7 दिनों में से कोई आएगा, तो 1/7। लेकिन अगर एक लीप ईयर हम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। अब एक दिन अगर एक्स्ट्रा बढ़ा तो वो मंडे की अगर मैं बात करूं तो कोई भी वीक में अगर मैं बात करूं मंडे की, तो मंडे ट्यूसडे जो 2 दिन बढ़ेंगे उसमें मंडे आएगा, है ना। मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे में भी मंडे आएगा। तो जो 7 पेयर्स बनती है ना, जैसे से बात करें संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, अगेन संडे मंडे, तो 7 पेयर्स बनती। इन 7 में से आप देखोगे हर जो डे है वो 2-2 बार आ रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा 2/7। छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अगर आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को भी इजी समझ रहे हो और मान लीजिए ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन वहां पर आ जाए तो हो सकता है आपको धोखा होगा, आपको बाद में फील होगा अरे छोटी सी बात मुझे ध्यान नहीं रही और इस सिंपल से चैप्टर में जो मुझे फुल स्कोर करना था वो मैं नहीं कर पाया, है ना। अब एक आखिरी चैप्टर बचता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सच कोई ट्रिक पॉसिबल नहीं है, वहां पर आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। बस फॉर्मूले याद रख के जाइए, मीन मोड मीडियन को याद रख के जाइए बस। और ग्राफिकली जो होता है वो तो आपको एग्जाम आने वाला नहीं है, केवल मीन मोड मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों यहाँ तक जो मैंने बात करी वो सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की थी। अगर आप एग्जामिनेशन के पहले इस वीडियो में बताए गए हर पॉइंट को जॉट डाउन करके जाओगे और अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखा तो वो इन पर बेस्ड होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैंने जितने सैंपल पेपर देखे, चाहे सीबीएसई ने दिए हो या किसी भी बुक में पब्लिश करे गए हो, इन मेथड्स पर, इन बातों पर स्पेशली 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।